नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो सीरीज में। ड्रॉपर बैच के इस दूसरे वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से रिलेटेड जितने भी बातें होंगी उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 12th क्लास के फिजिकल के 5 चैप्टर्स हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जिनसे सवाल पूछना ही पूछना है। 4-5 चैप्टर्स से मिला करके 4-5 सवाल पूछे जाते हैं, करीब 20-25 नंबर के सवाल। अगर इनको आप अच्छा कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा वेटेज हो जाएगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री में। बाकी मोर एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी सवाल पूछे जाते हैं, इक्विलिब्रियम से भी सवाल पूछे जाते हैं, रेडॉक्स से भी सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूँ और लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा कंसंट्रेशन। तो आप हेडिंग डालिए लिक्विड सॉल्यूशन। 12th केमिस्ट्री और बहुत ही शानदार चैप्टर है, फिजिकल में इसका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो आप लिखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स 10 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मोलैरिटी, तब आता है मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इसके बाद आता है नॉर्मेलिटी, वेट बाई वेट परसेंट, या इसको मास बाई मास परसेंट भी कहा जाता है। आप लिख सकते हैं मास बाई मास परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, या इसको वॉल्यूम बाई वेट परसेंट भी कहा जाता है। पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, इसके बाद आता है पीपीबी, जिसको कहा जाता है पार्ट्स पर बिलियन। ये 10 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इतना कवर करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं, पीपीबी पीपीएम में, यहाँ पर पीपीएम और पीपीबी का कम यूज होता है, इतना भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका मोल सुपर हो जाएगा। मोल कंसेप्ट का एक चैप्टर है, क्योंकि उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए तो उसके पहले आपको कंसंट्रेशन टर्म बढ़िया से समझना पड़ेगा। बिना कंसंट्रेशन टर्म्स के आप मोल की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप ड्रॉपर बच्चे हैं तो आपको मोल निकालने आता होगा। मोल कंसेप्ट है। इसके बाद इक्विलिब्रियम के 2 चैप्टर हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स। रेडॉक्स में भी कंसंट्रेशन टर्म का बहुत यूज होता है। रेडॉक्स के बाद सॉलिड स्टेट में यूज नहीं होता है लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। केमिकल काइनेटिक्स में इसका भरपूर यूज होगा, केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लगभग फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं सब में यूज हो जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स। मैंने किसको किसको छोड़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंसंट्रेशन टर्म का यूज नहीं होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में भी उसका यूज नहीं होता है। सॉलिड स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज नहीं होता है। बाकी जितने भी चैप्टर्स लिखे गए हैं, मोल का बात कर लीजिए, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स टाइट्रेशन, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सब में कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज होता है। पूरे कंसंट्रेशन टर्म्स, पूरे केमिस्ट्री में मात्र 10 प्रकार के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। इनके बारे में हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। पहला होता है मोलैरिटी, दूसरा होता है मोलैलिटी, तीसरा होता है मोल फ्रैक्शन, चौथा होता है नॉर्मेलिटी, पांचवा वेट बाई वेट परसेंट, छठा है वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, सातवां वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, आठवां है वॉल्यूम बाई वेट परसेंट, नौवां है पीपीएम, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, 10वां है पीपीबी, जिसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मोलैरिटी को सूचित किया जाता है कैपिटल एम से, जिसको हम यूनिट के रूप में पढ़ते हैं मोलर। मोलैलिटी को सूचित किया जाता है स्मॉल एम से, जिसको हम यूनिट के रूप में पढ़ते हैं मोलर।
मोल फ्रैक्शन को x से सूचित किया जाता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। नॉर्मलिटी को सूचित किया जाता है कैपिटल एन से, जिसका उच्चारण होता है नॉर्मल। बाकी सब वेट बाई वेट परसेंट ये सब डायरेक्ट आपको वैल्यू सवाल में दिए जाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब यहाँ से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको हेडिंग डालना है मोलैरिटी। जिसको कैपिटल एन से सूचित किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सेड टू बी मोलैरिटी। बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है। अगर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको कहा जाता है सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा कम होती है उसको कहा जाता है सॉल्यूट। जो आपका सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट उसको मैं ए से सूचित करूँगा और जो सॉल्यूट होगा उसको मैं बी से सूचित करूँगा। तो मोलैरिटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इससे मोलैरिटी। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे, इसको कहा जाता है मोलैरिटी। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम जब भी लिया जाएगा सॉल्यूशन का तो लीटर में लिया जाएगा। चलिए इसको हम शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं NB, B का मतलब सॉल्यूट, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब इसका ऐसा यूनिट देखा जाता है तो मोल पर लीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और इसमें बात होता है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि नहीं। तो चार्ल्स और बॉयल्स का नियम होता है, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आ जाएगा वो पक्का टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। एक बात को आपको याद रखना है, नोट में आप याद रखिए, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जिस भी या 10 कंसंट्रेशन टर्म है, तो ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार फोकस करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT JEE मेंस 2021 में पूछा गया था, रिसेंट सवाल है। इसके पहले भी नीट में कई बार सवाल ये पूछा जा चुका है। मोलैरिटी टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, यानी कि जो हमारा मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। तो आप देखिए मोलैरिटी के फॉर्मूला में क्या है, वॉल्यूम है। तो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाता है तो पक्का टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसको कहा जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ये आपका मोलैरिटी हो गया। इससे रिलेटेड जो भी बातें होगी एकदम आप इतनी सी बेसिक बातें और इतनी सी फॉर्मूले को आप यूज कीजिए, मोलैरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम लोग दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स की ओर बढ़ते हैं। मोलैरिटी उसको कहा जाता है, तो आप हेडिंग डालिए मोलैरिटी। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया जाएगा, पहले सबको बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो आपको हेडिंग डालना है मोलैरिटी, जिसको स्मॉल m से सूचित किया जाता है। इसका डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी। बहुत ही सुपर डेफिनेशन है। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे, इसी को मोलैरिटी कहा जाता है। डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो बोर्ड पर डेफिनेशन तो आ गया है। ये डेफिनेशन भी आपको डिक्टो सवाल में मिल जाएंगे और 4 ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं कि ये डेफिनेशन किसके लिए सही है, इसलिए आपको डेफिनेशन भी याद रखना है। फॉर्मूला देखा जाए तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, केजी में। तो सॉल्वेंट केजी में नहीं होगा तो फिर ये बात गलत हो जाएगा। मोलैरिटी का अगर शॉर्टकट डेफिनेशन है तो मोलैरिटी को एम से सूचित करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि एनबी बटा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमेशा किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अगर इसका ऐसा यूनिट देखा जाए तो ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका मोल पर केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी इसका ऐसा यूनिट होता है। अब बात करते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। अगर किसी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम की बात होती है तो वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, अगर किसी नहीं होता है तो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तापमान से स्वतंत्र है, तो इसको कहा जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। चलिए जो हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म है उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। एक बार मोल फ्रैक्शन को देख लेते हैं क्या होता है। अब आपको हेडिंग डालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को सूचित किया जाता है x से। देखिए मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का है तो उसको आप लिखिएगा xb, मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का है तो उसको लिखिएगा xa। तो अगर सॉल्यूट का आप मोल फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं तो जितना भी मोल होगा सॉल्यूशन का, और सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं तो जितना भी मोल होगा उस सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन के मोल का कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का मोल है, इसी को कहा जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब हुआ कि xb बराबर nb बटा na प्लस nb बटा na प्लस nb, और x का मतलब हुआ na बटा na प्लस nb। कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज सेड टू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी, और इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं आया है, तो वॉल्यूम का टर्म नहीं आया है तो इसको कहा जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये बात क्लियर हो गया। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन होता है, आपको याद रखना है नोट में, xa प्लस xb का मान हमेशा 1 होता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, xa प्लस xb, xa का मान कितना है, na डिवाइडेड बाई na प्लस nb, xb का मान है nb डिवाइडेड बाई na प्लस nb, nb डिवाइडेड बाई na प्लस nb। एलसीएम हो जाएगा na प्लस nb, ऊपर से आ जाएगा Na और यहाँ पर आ जाएगा Nb, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ गया 1 RHS। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए, xa प्लस xb बराबर 1। चलिए अब जरा हम निकालते हैं xa बटा xb को। तो xa के जगह पर आप क्या रखिएगा, Na बटा Na प्लस nb, xb के जगह पर क्या रखिएगा, nb बटा Na प्लस nb। Na प्लस nb, Na प्लस nb दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा Na बटा nb। इस फॉर्मूला को भी आपको ये वाला भी याद होना चाहिए। ये मोल फ्रैक्शन, इसी के जरिए आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। बाकी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। चलिए अब जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है उसका नाम है नॉर्मैलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी के बारे में हम लोग समझते हैं। नॉर्मैलिटी इसको एन से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी। चलिए अब नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला आप समझना है, जिसमें हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टर्म देखना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसी में आपको एक एन फैक्टर नाम का भी चीज है। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मैलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको कहा जाता है नॉर्मैलिटी।
नॉर्मेलिटी को हम यूनिट के तौर पर नॉर्मल कहते हैं और कैपिटल एन से सूचित करते हैं। अब इसमें झंझट ये है कि सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम सवाल में दिया रहेगा या किसी तरीके से डेंसिटी और मास को रिलेट करके हम निकाल देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन फॉर्मूला होता है D बराबर M, डेंसिटी बराबर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी और मास दिया रहेगा तो वहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे। पर दिक्कत यह है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। अब ग्राम इक्विवेलेंट को समझने के लिए एक और फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। गिवन हाँ, तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की चर्चा कर रहे थे, जिसका फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय होता है इक्विवेलेंट वेट, या गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, सब किसका सॉल्यूट का। अब फिर झंझट हो गया, गिवन मास तो ठीक है, सॉल्यूट का गिवन मास दिया हुआ रहता है, लेकिन ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब झंझट हो गया कि एन फैक्टर क्या है, तो चलिए एन फैक्टर को समझते हैं। एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए, तीनों के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। एसिड का मतलब होता है नंबर ऑफ रिमूवल हाइड्रोजन आयन, बेस का मतलब होता है नंबर ऑफ रिमूवल हाइड्रोक्साइड आयन, सॉल्ट का मतलब होता है एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज। और या तो केटायन पर ले लीजिए या एनायन पर। केटायन पर जितना चार्ज होता है ठीक उसका उल्टा चार्ज होता है एनायन पर। जो एसिड का रिमूवल होता है, एसिड में से कितने H+ निकलते हैं, इसको बेसिसिटी के नाम से जानते हैं, बेसिसिटी, तो इसको कहा जाता है एसिडिटी। एन फैक्टर को X से सूचित किया जाता है, जैसे कि HCl है, HCl में से निकलने वाला हाइड्रोजन कितना है, 1, तो इसके लिए एन फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 1। आई होप आप समझ गए। एक बात ध्यान में रखिएगा, कितना उसमें हाइड्रोजन है इससे कोई मतलब नहीं है, उस हाइड्रोजन में से कितना हाइड्रोजन निकलने वाला है इससे मतलब है। तो जितना H+ निकल जाएगा, रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, निकलने वाला हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसको कहा जाएगा एन फैक्टर। तो ये आपका नॉर्मेलिटी का टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिए। अब चलिए एक बड़ा ही फेमस इक्वेशन है जिसको नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं, ड्राइव करके देखते हैं। हेडिंग डालना है आपको, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, किसका मास, लीटर मास निकाल सकते हैं, ठीक। और इसमें वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम कुछ भी नहीं है तो लीटर में होगा। मास को n से सूचित करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यहाँ पर आप लिखिएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर चला जाएगा ऊपर, जिसको हम सूचित करते हैं x से, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट और गुना कर देंगे 1/। अब देखिए, ये जो मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास है, इसको हम लोग मोल कहते हैं, मोल।
और यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसको यहाँ पर लिख देते हैं और गुणन x हो गया n बराबर। अब ये जो मोल है ये किसका मोल है, तो सॉल्यूट का मोल है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिया गया है किसका लिया गया है, तो सॉल्यूट का लिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि इसको हम NB बटा अगर V कहें और इसको x कहते हैं तो n बराबर NB बटा V है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, मोलैरिटी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे m और यहाँ पर आएगा x, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साइन हो गया, याद रखना है n बराबर mx। काफी पॉपुलर रिएक्शन है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा n बटा, यानी कि हम एक ये भी कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इज कॉल्ड n फैक्टर। n फैक्टर को कभी कभी फ्रीडम फैक्टर भी कहा जाता है, फ्रीडम फैक्टर, कभी कभी, ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो ये बात आपको याद रखना है, n बराबर mx। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, कैसे आता है, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे कि मोलैरिटी हो गया, उसके बाद फिर मैंने मोल फ्रैक्शन को बताया। नॉर्मेलिटी सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे खतरनाक होता है इसका फॉर्मूला, मैंने इसको भी मेंशन कर दिया। अब जो आएंगे वो बहुत तुच्छ फॉर्मूले आएंगे। देखिए 5वां नंबर में आपको लिखवाया गया था वेट बाई वेट परसेंट। ये जो वेट होता है और ये जो वेट होता है ये होता है सॉल्यूट का और ये होता है सॉल्यूशन का। समझ गया बात को। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि वेट बाई वेट परसेंट का मान x है, वेट बाई वेट परसेंट कितना है, x है, तो इसका मतलब हो गया 100, इसका मतलब हो गया सॉल्यूट, इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि अगर x ग्राम सॉल्यूशन है, x ग्राम कितना है सॉल्यूशन, नीचे वाला जो वेट, ये नीचे वाला जो है ये है सॉल्यूशन और ऊपर वाला जो है वो सॉल्यूट है और परसेंट है। तो कहने का मतलब कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें x ग्राम पक्का सॉल्यूट होगा, यानी कि 100 माइनस x ग्राम हो जाएगा सॉल्यूट। इसी का मतलब होता है वेट बाई वेट परसेंट। जैसे कहा जाए कि वेट बाई वेट परसेंट का मान 10 है, वेट बाई वेट परसेंट का मान कितना हो गया 10, तो इसका मतलब कि जो नीचे वाला है सॉल्यूशन है, अगर आप उसको लीजिएगा 100 ग्राम तो उसमें 10 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूट। अगर 10 ग्राम सॉल्यूट है तो इसका मतलब कि 90 ग्राम हो जाएगा सॉल्वेंट। इसी का मतलब होता है वेट। अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट है तो इसका मतलब हुआ नीचे वाला तो हो जाएगा सॉल्यूशन, ऊपर वाला हो जाएगा सॉल्यूट। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, यानी कि अगर आप 100 ml लेते हैं सॉल्यूशन तो उसमें से आपका मान लेते हैं कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट का मान x है, तो उसमें x ml हो जाएगा सॉल्यूट, यानी कि 100 माइनस x हो जाएगा सॉल्यूट। अगर वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है, इसका मान अगर x है तो नीचे वाला होता है सॉल्यूशन, ऊपर वाला होता है सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन है तो अगर 100 ml अगर आप ले लेते हैं सॉल्यूशन तो उसमें का जो x ग्राम होगा वो आपका हो जाएगा सॉल्यूट। अगर वॉल्यूम बाई वेट परसेंट दिया हुआ है x तो नीचे है सॉल्यूशन, इसका मतलब कि अगर आप 100 ग्राम लेते हैं सॉल्यूशन तो ऊपर जो बचेगा वो आपका सॉल्यूट होगा। तो इसमें का जो आपका x ml हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्यूट। बस यही बात रखना है, नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन का, ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट का, और कितने में तो 100 में। ठीक। 9वें नंबर पर है ppm, जिसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻⁶, इसी को कहा जाता है ppm। फिर आता है ppp, इसका मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में आ जाता है 10⁹, इसको कहा जाता है ppb। दिस इज द ऑल अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे डिफाइन होते हैं, किसको किसको कंसंट्रेशन टर्म्स कहा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।